विश्व का एक और आइकॉनिक प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो चैलेंजेस भी मेगा ही है। 25 करोड़ क्यूबिक मीटर तो मिट्टी यूज हुई है। प्रेजेंट कॉस्ट एंटिसिपेटेड अराउंड 1.25 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में खोल ली हैं और अब वो चीजें भी इंडिया में आ गई। अब हम वो चीजें वहां से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम बना ही लेते हैं। काफी चीजें अब वो इंडिया में बनने लगी हैं। हमने प्लानिंग की है कि 1500 मीटर की ट्रेनें चलेंगी और वो भी डबल स्टैक कंटेनर लोडेड। हमारे रेलवे का जो नेटवर्क है उसमें यदि आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, उनको यदि आप जोड़ दें एक एक लाइन से, तो इसको हम रेलवे की पार्लेंस में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बिल्कुल सही और बात। हिंदी में समझे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। यहाँ 53 हमने रेल फ्लाईओवर बनाए। हर 40 किलोमीटर में हम एक स्टेशन बना रहे हैं। और वेस्टर्न सेक्टर में तो जितने कंटेनर एक छोटे शिप में आते हैं, वो अब एक ट्रेन में आएंगे। और आप सोचिए कि 120 ट्रेन पर डे, मतलब 120 छोटे शिप पर डे। 120 छोटे शिप पर डे पर डायरेक्शन। इट इज ए गेम चेंजर प्रोजेक्ट फॉर द नेशन। इट विल चेंज द फेस एंड द फ्यूचर of the transportation industry of the country. हिंदुस्तान की जनता, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। और आज मैं लाया हूं देश का एक और आइकॉनिक प्रोजेक्ट। एक्चुअली देश का नहीं, विश्व का एक और आइकॉनिक प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि पूर्णतः समर्पित मालगाड़ियों के लिए एक रास्ता हिंदुस्तान के अंदर। और आज मेरे साथ हैं DFCCIL के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर श्री हरिमोहन गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? थैंक यू राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सर से पहले बहुत बात की है, रिसर्च बहुत की है, सर से बहुत बात की है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आज ये एपिसोड आपका वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं आपके मस्तिष्क को हिला देगा, आपको अलग दुनिया में पहुंचा देगा कि किस तरह का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत चीजें आप सुनने वाले हैं। तो सर, थैंक यू राजन जी, बताइए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और आपका एसोसिएशन इसके साथ कैसे हुआ है? थैंक यू राजन जी। सबसे पहले मैं संक्षिप्त अपना परिचय देता हूँ जिससे कि आप कोरिलेट कर पाएं। जी सर। मेरा नाम हरिमोहन गुप्ता है और बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। IIT रुड़की से 1988 में पास आउट किया था एंड 1989 एग्ज़ाम बैच में भारतीय रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप IITian भी हैं? हाँ जी। क्या बात है सर। और भारतीय रेलवे में डिफरेंट पदों पे काम किया और 2012 में मुझे इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डेपुटेशन पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 7 साल तक मैंने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर नोएडा यूनिट जो है उसमें काम किया। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट कैडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में चला गया। लगभग 2 साल तक अगेन मुझे प्रभु ने बड़ा आशीर्वाद दिया और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जाने के बाद मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स का पद प्राप्त हुआ जी, जो कि सरल भाषा में कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी नई लाइन बनानी हो, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करनी हो, गेज कन्वर्जन करना हो, या पहले से एक लाइन एग्जिस्ट करती है उसके बराबर में डबलिंग करनी हो, वो सारे वर्क्स जो पूरे भारतीय रेलवे के सेंट्रली वो कोऑर्डिनेट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते थे हम वहाँ से। और देश में कितना कुछ हो रहा है वो अपनी आँखों से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई एम रियली ब्लेस्ड बाय गॉड। और उसके बाद फिर अगेन प्रभु के आशीर्वाद से और आप जैसे अच्छे लोगों की शुभकामनाओं से मुझे फिर डायरेक्टर के पद पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ DFCCIL में। ये मेरा संक्षिप्त विवरण है सर। मतलब पिछले कुछ सालों में, जब ये आप कब से कब तक थे सर जब आप ये एग्जीक्यूटिव? मैं 2012 मार्च से 2019 तक मैं पहले चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर नोएडा के रूप में था। हाँ। जिसमें कि कंप्लीट लैंड एक्विजिशन दादरी से रेवाड़ी जो प्रोजेक्ट है जी, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाता है, पूरे NCR के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, बहुत चैलेंजिंग है जी। अरावली पहाड़ों से टनल बना करके हम निकले हैं और आज
मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप सोच ऊंची रखिए, और जब आप अपनी आंखों के सामने हाँ। यदि किसी प्रोजेक्ट की नींव रख रहे हो शुरुआत से, जी। और आप अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देखें और देश को समर्पित होते हुए देखें, जी। तो जो आनंद की अनुभूति होती है जी। वो अतुलनीय है, अनमोल है। तो मैंने वो अपनी आंखों से जिया है उस जी। चीज़ को। जी। तो वो 7 साल मेरे रहे, और उसके बाद फिर डायरेक्टर के रूप में जो आया, तो अब तो पूरा वेस्टर्न कॉरिडोर और लगभग 16 महीने मेरे पास ईस्टर्न कॉरिडोर भी था। वो मैं प्रोजेक्ट के बारे में अभी आपको बताऊंगा। आते हैं सर, वहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जी। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में जो भी पटरी बिछ रही थी, जो भी लाइन डल रही थी, जो भी कन्वर्जन हो रहा था, ये सब आपके सामने से गुजर के ही जाता था। यस, लगभग 2 साल तक मैं जब ईडी वर्क्स था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स, तो यस। और ये हर तरह की रेलवे का, मतलब फ्रेट का भी और। यस, पहले आपको ये समझना होगा कि भारतीय रेलवे जी। मिक्स्ड ट्रैफिक कैरी करती है, जी। जिसमें हमारी पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं और मालगाड़ियाँ भी चलती जी। हैं, और उन्हीं ट्रैक्स पर चलती हैं। जी। और बड़ा स्वाभाविक है कि पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता दी जाती है, तो मालगाड़ियों को थोड़ा कम स्पीड से चलना पड़ता है, या चल पाती हैं। पैसेंजर ट्रेन तेज चलती हैं, तो इसी की वजह से माल ढुलाई में समय लग रहा था, माल ढुलाई में मतलब माल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लग रहा था, और नुकसान हो रहा था फाइनेंशियली। फाइनेंशियली नुकसान हो रहा था पूरे देश को। चूंकि आप ये समझिए कि जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेवलप्ड होगा, उसकी इकोनॉमी ज़बरदस्त होगी। आप चाहे अमेरिका को लें, जी। जैसा कि कहा जाता है, माननीय गडकरी जी भी कहते हैं कई बार, उनका बड़ा पैट वाक्य है ये, जी। कि अमेरिका इसलिए स्ट्रांग नहीं है हाँ। कि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, हाँ। इसलिए स्ट्रांग है कि वहाँ की सड़कें इतनी बनी जी। कि उसने इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। जी, बिल्कुल सही बात। तो वही सोच मैंने जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट में देखी है 2014 के बाद। वो पीरियड भी मैंने चूँकि अपनी आंखों के सामने जिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय रेल मंत्री जी की जो सोच है, जी। बहुत बड़ी सोच है, और देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी जो हमेशा ललक रहती है, देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने की जो उनकी इच्छा रहती है, जी। आज उसी का परिणाम है कि हम सब उस सक्सेस के हिस्सा बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और भारतीयों को कितनी अच्छी नज़रों से और काबिलियत से देखा जा रहा है। तो जब ये महसूस हो गया कि पैसेंजर ट्रैफिक और गुड्स ट्रैफिक को साथ साथ चलाने से देश की उन्नति तेजी से नहीं होगी, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि अब समय आ गया है कि हमको फ्रेट ट्रैफिक के लिए बिल्कुल सेपरेट ट्रैक बनाना चाहिए। पूरा कॉरिडोर नया बनाना चाहिए जी। फ्रेट के लिए। जी। अब इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रेलवे का जो नेटवर्क है, उसमें यदि आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, उनको यदि आप जोड़ दें, इन चारों महानगरों को यदि आप जोड़ दो एक एक लाइन से, और फिर उनको डायगनली जोड़ दो, तो इसको हम रेलवे की पार्लेंस में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बिल्कुल सही और बात। हिंदी में समझे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इतना बिजनेस है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो लेंथ है इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, वो पूरे भारतीय रेलवे के नेटवर्क की सिर्फ 16% है, लेकिन ये 52% तो पैसेंजर ट्रैफिक कैरी करती है, और लगभग 58% फ्रेट ट्रैफिक कैरी करती है। मतलब सर, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो पूरा 100% भारतीय नेटवर्क में से सिर्फ 16% इसका एरिया है, लेंथ है। यस। लेकिन बिजनेस, पैसा और पैसेंजर, इस तरह का यहाँ पे कि 54 और 58% कैरी करती है। 52 और 58% पूरे देश की इकोनॉमी का। सिर्फ इसी क्वाड्रिलेटरल पे इतना ट्रैफिक है। इसी को ये क्वाड्रिलेटरल, जैसा अभी राजन जी आपने बताया, कितना महत्वपूर्ण है ये जी। 58% फ्रेट सिर्फ 16% नेटवर्क पे चल रहा है, और ये ओवर सैचुरेट हो चुका था। ओवर सैचुरेशन का मतलब, लाइन की यदि कैपेसिटी सपोज दिन में 100 ट्रेन चलाने की है, तो ऑलरेडी 120 ट्रेन चल रही थी। अच्छा, ज्यादा ही चल रही हैं, जिसकी वजह से पंक्चुअलिटी भी खराब हो रही थी, कुछ ट्रेनें समय पे नहीं पहुंच पाती थी, और हम माल की ढुलाई जो है वो समय पर
जो प्रतिबद्धता हमारी होनी चाहिए उसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले यही सोचा गया कि इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में ही चूंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है तो हमें फ्रेट के लिए जो सेपरेट गलियारा बनाना है वो इसी सेक्टर में बनाया जाए। तो अभी एनसीआर दिल्ली के पास में जो हमारा दादरी स्टेशन है वहाँ से जेएनपीटी पोर्ट मुंबई लगभग 1506 किलोमीटर लंबा ये रूट है। ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और दादरी से वेस्ट बंगाल में एक जगह है दनकुनी जी, दादरी से जाते हुए खुर्जा आता है और खुर्जा से लुधियाना। तो ये लगभग 1800 किलोमीटर का गलियारा है। इसको ईस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं। अच्छा, ये ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया। ये ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया। इस लगभग 1800 किलोमीटर के गलियारे में से अभी जो सैंक्शनड है और जिस पर हम बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये लगभग 1337 किलोमीटर है। अभी 538 किलोमीटर का पोर्शन जो है वो सोन नगर से लेकर के और दनकुनी तक का पोर्शन का वो अभी सैंक्शन होने के कगार पर है। और फिर उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया होगी, बट उसमें लगभग 95% लैंड का एक्विजिशन भी हो चुका है सर। और जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया, जो दादरी से लेकर के मुंबई तक जी 1506 किलोमीटर, ये डबल ट्रैक है। और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, जो कि सारा हमने बिजली से चलने वाला ये बना रहे हैं, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी है, मॉडर्न सिग्नलिंग टेरिटरी। और स्टेशनों के बीच डिस्टेंस हमने 40 किलोमीटर रखा है। और एक ट्रेन की लंबाई जो भारतीय रेलवे में लगभग 700 मीटर होती है, यहाँ 1500 मीटर की हमने प्लानिंग की है कि 1500 मीटर की ट्रेनें चलेंगी, और वो भी डबल स्टैक कंटेनर लोडेड। सर, मैं जब छोटा था और कभी किसी रेलवे फाटक पे फंस जाता था तो कभी हम मनाते थे कि भाई पैसेंजर ट्रेन हो, मालगाड़ी ना हो, क्योंकि एक तो वो चलती थी स्लो और होती थी बहुत लंबी जी। आप कह रहे हैं कि अब जो मालगाड़ी है वो उससे दुगनी लंबी है? बिल्कुल दुगनी लंबी है, और डबल स्टैक कंटेनर, यानी एक डिब्बे में जो आपका वैगन होता है उसमें एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखने की सुविधा है। और सर, एक चीज़ और जो मुझे समझ में आ रही है, बताइएगा मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं जी, हम हर एक स्टेशन भी नया बना रहे हैं? यस, हर 40 किलोमीटर पे हम एक स्टेशन बना दे रहे हैं। स्टेशन बना रहे हैं। वो स्टेशन उतने बड़े नहीं होंगे जो पैसेंजर वाले होते हैं, क्योंकि इस पे तो मालगाड़ियां चलनी है। बट यस, 40 किलोमीटर वो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, उस वजह से बना रहे, क्योंकि आपको हमने ये 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन का हमने प्लानिंग किया है। 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन? यस, पर डायरेक्शन। और ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये जायका फंडेड है, जापान से फंड होगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जापान के, उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसका बहुत सुख भारत को मिल रहा है। जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आपने बुलेट ट्रेन एपिसोड में भी देखा था, आज भी देखिए। तो ये जायका फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें जमीन तो भारतीय रेलवे के पैसे से ली गई है जी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा भारतीय रेलवे का पैसा है, बट रिमेनिंग जो है वो जायका फंडेड है। सॉफ्ट लोन है। अच्छा। और काफ़ी कम इंटरेस्ट पर जो है ये भारत सरकार को मिला है। और इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें लीड कॉन्ट्रैक्टर वो जापान का है, जापानीज है जी। और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में रेल भी जो है वो चूंकि स्टेप कंपोनेंट के अंदर हेड हार्डन्ड रेल जिसे हम कहते हैं, जो पहले भारत में नहीं बनती थी अब बननी शुरू हो गई हैं, वो भी जापान से आई हैं। जबकि ईस्टर्न सेक्टर में जो रेल है वो इंडियन रेल है। अगर मैं जनता को डायग्राम बना के समझाऊं तो 4 का जो क्वाड्रिलेटरल बनता था प्लस डायगोनल में अभी हमने 2 लेग्स पकड़ी हैं। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल। एक ईस्टर्न कॉरिडोर, एक वेस्टर्न कॉरिडोर। अभी आपने बताया था कि ईस्टर्न कॉरिडोर में वेस्टर्न कॉरिडोर में एक जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, क्या है सर वो? ये जैसा मैंने बताया कि वेस्टर्न कॉरिडोर जापानीज फंडेड है, तो जब भी कोई देश फंड करता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक बात। बहुत कम इंटरेस्ट पर ये लोन मिला है, बड़ा सॉफ्ट लोन है। तो इसके साथ इस तरह का प्रोजेक्ट जिसमें कि हैवी हॉल चलेगा, इसे हम हैवी हॉल ट्रैफिक कहते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, तभी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से निकल के आ पाएगा जी।
भारतीय रेलवे में एक एक्सल के ऊपर अभी 22.9 टन का एक्सल लोड मैक्सिमम आ सकता है। मतलब सर इसको सरल भाषा में करते हैं, एक डब्बे के ऊपर एक डब्बे में हाँ यदि 4 एक्सल हैं हाँ तो 22.9 इंटू 4 हाँ। इतना ही लोड उसका हो सकता है। सर अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, माफ़ी चाह रहा हूँ, एक्सेल क्या होता है? एक्सल दो पहिए को जोड़ने वाला जो अच्छा। रॉड होता है, तो दो पहिए और उसका बीच का रोड, इसे हम एक एक्सल कहते हैं। ठीक बात। ठीक है। हाँ। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये 32.5 टन एक्सल लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि हम हैवी मटेरियल कैरी कर सकें, जी ज़्यादा कैरी कर सकें। जी। तो जब ये हैवी होगा तो रेल को घिसने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक बात। तो उसको रोकने के लिए और उसकी लाइफ रेल की बढ़ाने के लिए हाँ हेड हार्डन्ड रेलों का उपयोग किया गया है। यानी कि सरल भाषा में हाँ रेल का जो ऊपर का सिर है जी, उसको टेक्नोलॉजी से हाँ हार्ड कर दिया जाता है, समझ गया। जिससे कि जब पहिया उसके ऊपर चले ठीक। तो जो रेल हाँ यदि 100 बार चक्का चलने से यदि घिसती उसमें थी। स्क्रैच आता था, तो अब वो 500 या 1000 के बाद आए। ये मैंने एक अनुमान, मतलब एक एग्जांपल दिया ठीक है। ठीक समझ गया सर मैं। तो ये रेल सारी जापान से आ रही हैं वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए, और ईस्टर्न कॉरिडोर में चूंकि डबल स्टैक कंटेनर नहीं सोचा गया था, वो लाइन आप देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष का जो ईस्टर्न सेक्टर है वो मिनरल रिच है। हाँ बिल्कुल कोयले से भरा हुआ है। बिल्कुल। जितने थर्मल पावर स्टेशंस हैं, हर साल कोयला इस ईस्टर्न सेक्टर से आता है। समर में आप देखेंगे कि जो 24 घंटे अब बिजली थैंक गॉड इस सरकार के टाइम में मिल रही है पूरे देश को लगभग, तो वो इसी से संभव हो पाता है कि हम कोयले को ईस्टर्न सेक्टर से पूरे देश में फैलाएं। हाँ। और जो इंडस्ट्रियल बूम आया है उसके लिए जो खनिज संपदा है उसको पोर्ट्स तक पहुंचाएं और इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। ठीक। तो उसके लिए ही रेलवे का नेटवर्क सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। तो ईस्टर्न सेक्टर में जो रेलें हैं वो इंडियन रेलें हैं, 60 kg 90 UTS ये रेल की टेक्नोलॉजी है। बट वेस्टर्न सेक्टर में जो रेल आई वो हेड हार्डन्ड आई, और एक इसका स्टेप कंपोनेंट था लोन का, यानी कि कुछ मटेरियल और कुछ सर्विसेज वो आपको जापान से ही लेनी पड़ेंगी, जो कि लोन का पार्ट था। ठीक बात है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में जो लीड पार्टनर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जापानी होना जरूरी है। कंडीशन थी, रेल कंडीशन थी। और कुछ इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट ऐसे थे जो उस समय इंडिया में नहीं बनते थे, तो वो जापान से आए। ठीक बात। अब तो सब, जब से प्रेजेंट सरकार ने मेक इन इंडिया किया है, तो उन कंपनियों ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में खोल ली हैं, और अब वो चीज़ें भी इंडिया में आ गई। अब हम वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम बना ही लेते हैं। बना ही लेते हैं। काफ़ी चीज़ें अब वो इंडिया में बनने लगी हैं। तो इसका ये है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी बात करते हुए कि जब आप किसी फाटक पे खड़े होकर के देखते थे तो कोई प्रार्थना करते थे कि पैसेंजर ट्रेन हो जिससे कल जल्दी चली जाए। अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पूरे कॉरिडोर में, चाहे वो ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, कोई फाटक नहीं होगा। सर मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉरिडोर बने हैं ये किसी रास्ते को क्रॉस नहीं कर रहे हैं? सबको कर रहे हैं। हमने क्या किया, सरकार की दूरदृष्टि देखिए। सरकार ने कहा कि जब आप नया ट्रैक बना ही रहे हैं, तो जो ये फाटक जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आप इसको एलिमिनेट करो। तो कैसे किया? या तो रोड ओवर ब्रिज बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, या आप ट्रैक के नीचे से जिसे सबवे कहते हैं वो बनाएंगे। आपको जान के खुशी होगी, लगभग 861 लेवल क्रॉसिंग्स को हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो हमने दोनों लिए, दोनों रास्ते लिए जी। 304 तो रोड ओवर ब्रिज बना करके, और लगभग 550 सबवे बना करके। उसमें पानी को निकालने का भी अरेंजमेंट किया है, चूंकि बरसात में पानी आएगा, उसको निकालने का भी अरेंजमेंट किया है। रोड ओवर ब्रिज कमीशन हो गए हैं। अब किसी दूसरे राजन को अब किसी फाटक पे खड़े होकर के प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मालगाड़ी ना हो, क्योंकि मालगाड़ी तो अब लंबी होनी है, 1.5 किलोमीटर की होनी है। और वेस्टर्न सेक्टर में तो जितने कंटेनर एक छोटे शिप में आते हैं, वो अब एक ट्रेन में आएंगे। और आप सोचिए कि 120 ट्रेन पर डे, मतलब 120 छोटे शिप पर डे।
120 छोटे शिप पर डे पर डायरेक्शन. It is a game changer project for the nation. It will change the face and the future of the transportation industry of the country. ईस्टर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, उदाहरण देता हूं आपको. हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर का सेक्शन दादरी से लेकर के और सानंद गुजरात में एक जगह है, ये पूरा कमीशन हो चुका है और लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेन अभी इसमें चल रही हैं. चालू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल चल. अच्छा. सीमलेस ट्रैफिक चल रहा है. और गुजरात के सारे पोर्ट अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट हो चुके हैं. मतलब अब Yes. गुजरात की किसी भी पोर्ट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही सामान पहुंचता है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो रेलवे लाइन है, हाँ. वो पोर्ट पहले भी इंडियन रेलवे से कनेक्टेड थे. ठीक बात. अब उनको हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आने के बाद इंडियन रेलवे के साथ ऐसी जगह पर हमने लिंक किया कि अब पोर्ट से चला हुआ कंटेनर सीधे हमारे ट्रैक पे चढ़ जाता है. अब उसका फायदा क्या हुआ? मेरे यहाँ स्पीड मैक्सिमम 100 है. ठीक. मालगाड़ी हाँ. 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की ताकत रखती है. इतना स्ट्रांग मेरा ट्रैक स्ट्रक्चर है, मेरे ब्रिजेस इतने स्ट्रांग हैं. हाँ. हमारा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है. जी. जबकि यही ट्रेन इंडियन रेलवे में, मैंने बताया था, जो मिक्स ट्रैफिक की वजह से लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड आती थी ये मालगाड़ी की. तो इससे हुआ क्या? समय बहुत बच गया. कंटेनर जो हाँ. गुजरात के पोर्ट से और दिल्ली तक आने में 32-33 घंटे लेता था, आज 20 घंटे में पहुंच रहा है. अब आप सोचिए कि 12 घंटे का डिफरेंस यदि कंटेनर में हो जाए तो एक टर्न अराउंड शब्द होता है. बिल्कुल सही बात. आप कंटेनर को कितनी तेजी से 1 महीने में घुमा सकते हो. जी. तो आपकी इकोनॉमी, लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरेगी. आज हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट कुछ समय पहले तक 14% के आसपास थी. ठीक बात. जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में 1 डिजिट में होती है. लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेसिक में समझाएंगे. माल भाड़ा, हाँ, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा 14% था पहले. 14% था. और ऑब्जेक्टिव है कि इसको और सिंगल, ये बढ़ने वाली कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, घटने वाली कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि तभी बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा. यस. यदि ये घटेगा तभी हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. हमारी लॉजिस्टिक, सड़क ना होना, रेलवे नेटवर्क ना होना, सामान का बहुत देर में पहुंचना, जब मनी सर्कुलेशन नहीं होगा, पैसा रुक जाएगा, तो धंधा कैसे होगा? तो धंधा कैसे होगा? ठीक बात. तो ये किसी भी, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस बट इट इज अ सिंपल साइंस. मोर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सर दिख रहा है. पेपर पे लिखने में तो ये बहुत आसान सी चीज़ है जी, पर ज़मीन पे बनाने में, मैं सर के साथ आ रहा था रास्ते में, तो सर को जिस तरह के कॉल्स आते हैं, जिस तरह के चैलेंजेस आते हैं, आपका दिमाग, मैं तो देखिए, मैं तो पहले हाथ जोड़ लूँगा, मैं तो मना कर दूंगा, मैं करूँगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता मैं. अनबिलीवेबल चैलेंजेस आते हैं सर. आपको ये समझना चाह रहा हूँ कि सर वेस्टर्न कॉरिडोर में हमने हार्ड एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ईस्टर्न में ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी सर? टेक्नोलॉजी ईस्टर्न में भी सेम है. मैंने सिर्फ इतना बताया कि वहां पर रेल हेड हार्डन्ड नहीं है जी. अदरवाइज वहां भी 32.5 टन एक्सेल लोड के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जी. उसमें सिर्फ जो हाइट है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, बिजली के जो तार होते हैं जिससे इंजन बिजली खींचता है, वो वहां पर लगभग 5.5 मीटर ऊंचाई पे है रेल से. वेस्टर्न कॉरिडोर में ये 7.5 मीटर के. ये डबल स्टैक नहीं होगा सर ईस्टर्न? वो डबल स्टैक नहीं है. अच्छा. हाँ, क्योंकि वहाँ पर मिनरल और कोयले को ही ढोना है. हाँ. तो ये प्लानिंग शुरू में जब हुई थी जी. तो ये सोच के साथ हुई थी. और इन दोनों कॉरिडोर का जो मिलन हुआ है वो दादरी में हुआ है. हमारे यहाँ दादरी में. जी, क्योंकि आप सोननगर से चले, खुर्जा आए, खुर्जा से दादरी, और दादरी के बाद फिर वेस्टर्न कॉरिडोर्स जो कि JNPT पोर्ट तक जाएगा, जो कि सानंद तक कमीशन हो चुका है. तो यदि आप भारत माता का नक्शा देखें तो एक बहुत सुंदर नेकलेस बन गया है. अच्छा. सोननगर से चले, हाँ. और आप जैसे एक नारी के गले में बहुत सुंदर हार होता है, बिल्कुल उसी तरह का हार बन गया है. ये ट्रांसपोर्टेशन का हार कह सकते हो. और आज ईस्टर्न सेक्टर से यदि आपको कोयला वेस्टर्न सेक्टर के पोर्ट पे पहुंचवाना हो, खनिज संपदा को भिजवाना हो, तो बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, सीमलेस लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड पर
एवरेज स्पीड पर, Correct. क्योंकि मैक्सिमम तो आप 100 100 पे है। जा सकते हैं, ठीक। तो आप ले जा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि अब इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है उसमें जैसे जैसे मालगाड़ियां हमारे नेटवर्क पे आनी शुरू हुई तो वहाँ जगह खाली हुई, तो उनकी पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। उसी का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी वंदे भारत कुछ और नई नई ट्रेनें चला सकते हैं, करेक्ट, उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी की सोच है कि हमको जितने भी ये ट्रंक रूट हैं जो हमारे दिल्ली मुंबई दिल्ली कलकत्ता, इनको 160 किलोमीटर की रफ्तार पे तेजी से करना है। हाँ, और बहुत तेजी से काम चल रहे हैं अपग्रेडेशन के। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम मालगाड़ियों को शिफ्ट करें। तो मालगाड़ियां अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये डीएफसी कमीशन होता जा रहा है, लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेन पूरे डीएफसी में आज एवरी डे चल रही हैं, तो उससे वहाँ की गति बढ़ रही है, नई ट्रेनें आ रही हैं और नए नए मॉडर्न स्टेशंस आ रहे हैं। सो बहुत कुछ इस देश में हो रहा है और बहुत दूरदृष्टि और बहुत ऊंची सोच रख करके देश का भला करने में इस समय प्रशासन लगा हुआ है। और मार्गदर्शन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेलवे मंत्री जी का है कि ऊंची सोच के साथ चलिए, अच्छा काम करिए और पूरे देश को भारत माता को समर्पित करते हुए हमें चलना है। तो उस उद्देश्य से हम सब इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। और जो मैंने बताया कि लगभग 1337 किलोमीटर तो ईस्टर्न है और 1506 वेस्टर्न है, इसमें से हम 77% प्रोजेक्ट कमीशन कर चुके हैं। कमीशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट और कमीशन में फ़र्क है। कंप्लीट आपने कर लिया लेकिन गाड़ियां नहीं चल सकती तो कमीशन नहीं कहेंगे। अच्छा, अब उस पर गाड़ियां भी चल रही हैं? गाड़ियां चल रही हैं 77% पर। भारत के स्वतंत्रता के 77वें साल में 77% हम कमीशन कर चुके हैं। क्या बात है सर। लेकिन 100वें साल में 100% ना हो ये तो नहीं होगा ना सर? इसी साल हाँ, के एंड तक हाँ। लगभग 95% खत्म हो जाएगा। इस साल के एंड तक 95% ये yes. दोनों कॉरिडोर्स पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। ईस्टर्न कॉरिडोर 100% हो जाएगा, जो कि सोननगर से और लुधियाना तक का है। हाँ। क्योंकि इसमें ईस्टर्न कॉरिडोर थोड़ा छोटा भी है, लगभग 900 किलोमीटर तो डबल लाइन है सोननगर से लेकर के और खुर्जा तक। खुर्जा से लुधियाना सिंगल लाइन है, जबकि वेस्टर्न कॉरिडोर 1506 किलोमीटर का डबल लाइन है। पूरा डबल लाइन है दादरी से लेकर के जेएनपीटी तक। तो ईस्टर्न कॉरिडोर सोननगर से लुधियाना प्लान्ड हमारा सितंबर तक है, बट नेसेसरीली अक्टूबर तक हो जाएगा। गाड़ियां चल रही हैं, अभी सिर्फ लगभग 200 किलोमीटर का पोर्शन है खतौली से लेकर के और शंभू तक का। वो पोर्शन अभी ट्रैक पड़ गया है, ट्रैक जुड़ गया है। अब उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग के काम चल रहे हैं, तो वो भी सितंबर के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ईस्टर्न कॉरिडोर ख़त्म हो जाएगा। 538 किलोमीटर जो मैंने बताया आपको कि जो दनकुनी तक जाना है सोननगर से, वो अभी सेंक्शन होना बाकी है। उसकी भी सरकार बहुत तेज़ी से उस पर कार्रवाई कर रही है। लैंड एक्विजिशन हम लगभग 95% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो पूरे प्रोजेक्ट की यदि मैग्नेनिमिटी देखी जाए कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सोच के देखें। मेरा तो सर घूम चुका है दिमाग। लगभग 11,000 हेक्टेयर तो हमने जमीन एक्वायर की है। ये तो सिर्फ जमीन लेने का काम हो गया। 11,000 हेक्टेयर 11,000 हेक्टेयर 9 स्टेट्स में। ठीक है, जमीन खरीदना आसान नहीं होता। अरे सर जमीन और बिना डिस्प्यूट के छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, सरकार स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत मदद करती हैं। मतलब मैं ये बताऊं कि ये यदि देश सोच ले तो क्या हो सकता है, ये हमारी आंखों के सामने है। सब लोग यदि सहयोग करें तो देश कितनी तेजी से प्रगति करता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने जिया है, इसको किया है सर, किया है। और देश मैं बताऊं बहुत काबिल लोग हैं इसमें। हम लोग थोड़े इमोशनल हैं ओवरऑल हमारा हिंदुस्तान। हमसे अच्छे लोग यूं तो पृथ्वी पे 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन नहीं हमसे अच्छे। पर भारतीय लोग मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ। बहुत मेहनती होते हैं। हाँ। और चीज समझ में आ जाए हाँ। तो वो जो है पहाड़ को भी काट करके रास्ता बनाने की क्षमता रखते हैं। तो मैग्नेनिमिटी जो मैं बता रहा था, तो 11,000 हेक्टेयर जमीन हमने एक्वायर की। यदि ब्रिजेस की बात करूं तो एक टर्म होता है इंपॉर्टेंट ब्रिज में टेक्निकल लैंग्वेज में, बट आप ये समझिए कि बहुत बड़े ब्रिज, जो सबसे बड़े ब्रिजेस, बहुत बड़े ब्रिज, हाँ। वो 53 हैं।
53 तो बड़े ब्रिज ही हैं हाँ इसके जी, अंदर। 450 के करीब मेजर ब्रिज है। मेजर का मतलब होता है जिसका वाटरवे का एक स्पैन यानी 2 पियर के बीच का यदि 12.2 मीटर से बड़ा डिस्टेंस हो तो उसे हम मेजर ब्रिज कहते हैं। मतलब 2 पिलर लगा लें। हाँ, और ऐसे ऐसे अब ब्रिज में तो बहुत सारे कई पिलर पिलर्स होते हैं, तो यदि 2 पिलर के बीच में 12.2 मीटर से बड़ा डिस्टेंस है तो उसे हम मेजर ब्रिज कहते हैं। ऐसे 450 ब्रिज बने हैं। करीब 4600 माइनर ब्रिज बने हैं। 25 करोड़ क्यूबिक मीटर तो मिट्टी यूज हुई है। 25 करोड़ क्यूबिक मीटर का मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब हाँ। 1 मीटर होता है। तो ऐसे ऐसे 25 करोड़ इतनी मिट्टी, चूंकि मिट्टी का एम्बैंकमेंट बनता है, ब्रिजेस बनेंगे। हाँ। लेवल क्रॉसिंग मैंने आपको बता ही दिया कि 861 लेवल क्रॉसिंग को हमने एलिमिनेट किया है। और एक और नायाब चीज हुई है, आप रोड के ऊपर रोड तो देखते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर, फिर एक और फ्लाईओवर। यहाँ 53 हमने रेल फ्लाईओवर बनाए हैं। रेल के ऊपर, इंडियन रेलवे के ऊपर डीएफसी जा रही है। तो रेल फ्लाईओवर 53 बड़े मतलब टाइम टेकिंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि डीएफसी जब ऊपर होगी तो 32.5 टन एक्सल लोड का ट्रेन चल रहा होगा। सोच के देखिए आप सर, मैं तो और नीचे जो है इंडियन रेलवे की ट्रेन चल रही है। तो ऐसे हमारे 53 वे ब्रिजेस बने हैं। तो इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट। प्रेजेंट कॉस्ट एंटिसिपेटेड अराउंड 1.25 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 1.25 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और जैसा मैंने बताया 77% हम कमीशन कर चुके हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और इस साल के एंड में, मतलब इसी साल में, कैलेंडर ईयर में ईडीएफसी कंप्लीट हो जाएगी, वेस्टर्न का भी 95% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा और गाड़ियों की संख्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। आपने हिंदुस्तान में ऐतिहासिक काम हो रहा है सुना होगा। आज आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक क्या है उन काम के बारे में। सही कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल। किसी सरकार का पक्ष ना लेते हुए अगर मैं आपको सिर्फ समझाऊं तो व्यक्तियों को समय पे पहुंचाने के लिए तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन चलती थी, लेकिन अब सामान को समय पे पहुंचाने के लिए अब व्यक्ति भी समय पे पहुंचेंगे, सामान भी समय पे पहुंचेगा। बिल्कुल। सर, आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बेसिक सा सवाल जो मेरे दिमाग में आता है सर जी। अगर एक कॉरिडोर को बनाने में उसको कुछ सेगमेंट्स में तोड़ा जाए कि क्या क्या तरह के लोग लगते हैं, किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं, तो थोड़ा वो समझाइए सर। कि लैंड एक्विजिशन आपने एक बताया, सिग्नलिंग एक हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन एक हो गया, पटरी बिछाना एक हो गया, इसको थोड़ा अगर आप समझाएं कि क्या क्या लगता है सर, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो एक थोड़ा सर सरल भाषा में बताऊं तो किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसको कहां कहां से गुजारना है, ठीक बात, ये डिसाइड करेंगे। पैसेंजर ट्रैफिक के लिए यदि आपको ट्रैक बनाना है तो उसके मापदंड अलग होते हैं, ठीक बात। और यदि फ्रेट को ले जाना है तो उसके मापदंड अलग होते सर एक मेजर मापदंड का डिफरेंस बताइए। ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रैक को बनाना है तो जहां आबादी ज्यादा होगी उन सेंटर्स को कनेक्ट करके लेके जाएंगे। ठीक। पैसेंजर ट्रैफिक के लिए यदि आपको ट्रैक बनाना है तो जहां ट्रैफिक जनरेटिंग पॉइंट होंगे उनको आप नेसेसरीली कनेक्ट करोगे। करेक्ट। इसके बाद चैलेंज आता है कि सड़क में आप कर्वेचर कुछ भी दे सकते हो, बट रेलवे ट्रैक में लिमिटेशंस होती है। ठीक बात। कि आप मन मर्जी का कर्व नहीं दे सकते, मन मर्जी के ग्रेडियंट नहीं दे सकते। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अलाइनमेंट फाइनल की जाती है कि ये रास्ता हो गया, कि ये रास्ता होगा, ये एंगल्स हो गए। यस। जब वो रास्ता हमें फाइनल हो जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उसको डिसाइड करते हैं, उसके बाद में फिर उसको बनाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी वो प्लानिंग की जाती है। स्टेप टू। जब जमीन का पता लग गया तो किस स्टेट में, किस जिले में, किस गांव में, किस प्लॉट में कितनी जमीन लेनी है वो निकाला जाता है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू मशीनरी होती है, करेक्ट, उसी का उपयोग होता है। हमारा रेलवे का अपना एक सेपरेट एक्ट है, रेलवे एक्ट 1989। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन खरीदने के लिए रेलवे अमेंडमेंट एक्ट 2008 एक अमेंडमेंट आया था, उसके तहत जमीन खरीदने की प्रक्रिया हुई और गजट नोटिफिकेशन के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट के एक रेवेन्यू ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको गजट से नोटिफाई कर दिया कि भारतीय रेलवे के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आप
जमीन एक्वायर करेंगे और आपको आप ही- अधिकार है। और आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक। हम डीएफसी से उनको पूरा अलाइनमेंट, उनको लैंड प्लान बना करके देते थे। हाँ। उनके सजरा प्लान होता है ना, जो हाँ। कि जमीन का जो हाँ, हाँ, रेवेन्यू समझ रिकॉर्ड गए। होता है, उसके ऊपर हमारी लाइन कहाँ से जाएगी और कौन कौन सी जमीन हमें चाहिए वो बना के हम देते थे। फिर किस प्लॉट की कितनी जमीन हमें चाहिए वो बना के देते थे। तो फिर वो एक प्रक्रिया है और फिर वो गजट में निकलती है और फिर उसके लैंड के अवार्ड डिक्लेयर करते हैं वो जो मैंने जिन ऑफिसर को बताया। फिर भारतीय रेलवे ने एक जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें डीएफसी के एक ऑफिसर और वो फिर रेवेन्यू ऑफिसर, वो दोनों साइन करके फिर किसानों को पैसे देते हैं। मतलब पहले आप अलाइनमेंट बनाएंगे, फिर आप लैंड एक्विजिशन के लिए सब कुछ प्लानिंग करेंगे और फिर उस ऑफिसर तक जाके उसे पहुंचा देंगे कि अब हमें ये चाहिए। ये स्टेप 2 तक हो गया। हाँ, अब ये जमीन पैरेलली जमीन का काम चल रहा है। पैरेलली अब आप अपनी टेंडरिंग प्रोसेस की, हमको सिविल इंजीनियरिंग में यानी कि एम्बैंकमेंट जो बनाना है मिट्टी का जिसे हम कहते हैं, या ब्रिज बनाने हैं, किस तरह के ब्रिज होने चाहिए, किस साइज के होने चाहिए, स्टील के होने चाहिए कि कंक्रीट के होने चाहिए या कंपोजिट होने चाहिए, वो सब प्लानिंग की जाती है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके की जाती है या ये अभी आप ही करते हैं? ये कंसल्टेंट के साथ मिलके की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर तो जो है जब हम टेंडर फ्लोट कर देंगे, ऑफर्स आ जाएंगी, फाइनलाइज हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है। वो तो आकर के फिर एग्जीक्यूट करता है काम। तो लेकिन ये सारी प्लानिंग जो है वो जमीन की खरीदने की प्रक्रिया के साथ साथ हमारी प्लानिंग चलती रहती है। स्टेप 3 हो गया कि जमीन किस तरह की है, उस पर क्या काम होना है, ये आपका स्टेप 3 हो गया। पूरी प्लानिंग होगी कि ब्रिज कैसे बनेंगे, हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या क्या सामान लगेगा इसमें, हमारी सिग्नलिंग क्या लगेगा। चूंकि मैं आपको बताऊं ये लीनियर प्रोजेक्ट कहलाए जाते हैं रेलवे के या रोडवेज के। रेलवे प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है चूंकि इसमें इंटरफेस बहुत है। सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है, सिग्नलिंग का होना है और उनको इंटीग्रेट करना है। यदि इंटीग्रेट नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं आएगी, फेल है सब कुछ। जी हाँ जी। गाड़ी खड़ी है, सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहा, गाड़ी खड़ी है, बिजली नहीं आ रही, और बिजली आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा, तो भी नहीं चल सकती। तो इन तीनों का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो फिर सहयोगी सिक्योरिटी देना है, ऑपरेशंस करना है, कमांड सेंटर बनाना है। हमने दो बड़े मॉडर्न कमांड सेंटर बनाए हैं, एक अहमदाबाद में बनाया है और एक प्रयागराज में बनाया है। कमांड सेंटर जो आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, कभी आपको मौका लगा हो, ATC पूरी कमांड करता है एयर ट्रैफिक को, ये रेल ट्रैफिक को कमांड करता है। मॉडर्न स्क्रीन, पूरा कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सेंट्रली कंट्रोल आप देखते हैं वहाँ से। तो ये हमने देश में पहली बार मॉडर्न बनाए हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही वर्सेटाइल बने हैं ये। तो इस प्रक्रिया से पहले प्लानिंग हुई, प्लानिंग होने के बाद जब आपकी प्लानिंग फ्रीज हो जाती है तब फिर आप टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हो। मतलब हर काम जब पेपर पे 100% हो चुका होता है, फिर अब टेंडर निकलते हैं कि भैया ये काम करेगा कौन। हाँ, अब टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, वेस्टर्न कॉरिडोर में लीड पार्टनर जापानी होना था और दूसरा जो पार्टनर है वो इंडियन होगा। सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जी, इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, इतने सारी इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इतने सारी लेबर, इतनी जगह, इतना कुछ करना पड़ता है सर। यस, एक दो नहीं सर, हजारों चैलेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा। ऊपर के 2-4 बड़े बता दीजिए सर। आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो चैलेंजेस भी मेगा ही हैं जी। जैसा मैंने बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो अलाइनमेंट फिक्स करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आप समझ सकते हैं कि जिसकी ज़मीन से होकर गुजरता है अलाइनमेंट, सड़क गुजरती है तो लोग शायद जल्दी देने के लिए आगे आ जाते हैं, बिकॉज ज़मीन की कॉस्ट दोनों तरफ की बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात। पैसेंजर ट्रेन गुजर रही होती है, उस अलाइनमेंट के लिए भी लोग देने जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जहाँ से भी जाएगी, कमर्शियल डेवलपमेंट या शहरों का डेवलपमेंट आप हमारे देश में देखेंगे उसके आसपास ही हुआ है। बट ये फ्रेट ट्रैफिक के लिए बन रहा था और ज़मीन से किसान को लगाव होता है, बिल्कुल, उसकी रोजी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी से जुड़ी होती हैं।
तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट फाइनल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि कुछ लोगों के घर भी जा सकते हैं, जमीन जाएगी, कुछ स्ट्रक्चर्स जाएंगे, तो लोकल रेजिस्टेंस आता है, काफ़ी रेजिस्टेंस आता है, और हमारे साथ भी आए। परंतु सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि हम एक तो आवाम को ये कन्विंस कर पाए कि ये क्यों बन रहा है, इससे आपकी क्या उन्नति होगी, देश की तो उन्नति होगी, जब आपकी होगी तभी देश की उन्नति होगी। हम कन्विंस कर पाए और परेशानियां हमें बहुत आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई केक वॉक था, ये केक वॉक नहीं था, बहुत परेशानियां आई, बट हम सभी के सहयोग से काफ़ी हद तक सफल हो पाए। अलाइनमेंट फाइनल में कुछ इफ्स एंड बट्स भी आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको इन प्लेसेस को कनेक्ट करो, कुछ लोग चाहते हैं कि इनको अवॉइड करो। एक बैलेंस बना करके प्रोजेक्ट के लिए क्या हित में है, जिससे कि त्वरित गति से माल गुजरे। और इतनी कोशिश हम जरूर करते हैं कि हम फॉरेस्ट अवॉइड करें, हाँ बिल्कुल ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अवॉइड करें, क्योंकि उनसे निकलना और अप्रूवल्स में भी बहुत टाइम लगता है। कुछ जगह ऐसी हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि रेलवे ट्रैक को आप अपनी मर्जी से नहीं मोड़ सकते, कहीं भी नहीं मोड़ सकते। हाँ, तो कुछ जगह हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी गुजरना पड़ा, रिजर्व फॉरेस्ट से भी गुजरना पड़ा, तो वहाँ पर अप्रूवल्स में टाइम लगता है। वो चैलेंज आया। सर हमारा एक सेगमेंट है जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट। ओके, इसके अंदर हम ऐसे चैलेंज को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको तकरीबन यकीन होता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इच्छा है हम उसे ओवरकम करते हैं। यस। तो जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट जैसा मुझे साउंड कर रहा है सर, ये जी, बताइए सर क्या था ये आपका? अरावली जो रेंजेस है हमारी सोहना के पास में, आप देखते हैं हमारा अलाइनमेंट जब रेवाड़ी से दादरी की तरफ आता है, हमें परेशानी आई अलाइनमेंट लगाने की कि हम निकाल के कैसे जाएं। है क्या कि अरावली एक डैम की तरह काम करता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने के एंगल से बोल रहा हूं। करेक्ट। अरावली के पीछे है मेवात डिस्ट्रिक्ट, हाँ। उसकी जमीन, हाँ। और अरावली के एक तरफ है सोहना डिस्ट्रिक्ट। हाँ। तो मेवात डिस्ट्रिक्ट की जमीन और सोहना डिस्ट्रिक्ट की जो जमीन है, उसमें सडनली लगभग 75 मीटर का वर्टिकल डिफरेंस है दोनों जमीनों के बीच में। जी। हाँ। सडन, हाँ। मतलब अरावली के पीछे आप देखेंगे तो ऊंची जमीन है, और अरावली के सामने देखेंगे तो एकदम गड्ढा, 75 मीटर। अब हम मेवात की तरफ से आ रहे हैं, रेवाड़ी की तरफ से आ रहे हैं, तो अब हम जैसे ही अरावली को हमें एक तो फोड़ना पड़ेगा। अब फोड़ के हम गड्ढे में कैसे तो नहीं गिर सकते ना। मतलब समझ रहा हूँ मैं इस तरह से कि पहाड़ को खोदने के बाद सीधा गड्ढा है। सीधा गड्ढा है, तो क्या करेंगे? 32.5 टन एक्सेल लोड की ट्रेन के लिए हैवी स्ट्रक्चर बनाना है। 5 मीटर का गड्ढा भी बहुत होगा उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें अलाइनमेंट कैसे लगाएं। समझ में ही नहीं आ रहा था एक्सपर्ट्स को। 2-3 ऑप्शन उन्होंने बनाए। मैं भी इस टेक्निकल आर्ट में एक्सपर्ट नहीं था उस समय। हाँ। लेकिन मुझे ये समझ थी हाँ। कि इसके एक्सपर्ट मुझे कहाँ मिलेंगे। हाँ। तो मुझे ये पता था, जो मैंने अपनी IIT रुड़की में पढ़ा था, कि सैटेलाइट डेटा इसके लिए चाहिएगा। हाँ। और सैटेलाइट डेटा भी एक्यूरेसी वाला चाहिएगा। मैं आज आपको भारत माँ की ताकत बता रहा हूँ। और एक चीज जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और जो मैं अपने साथियों को बताता हूँ, यदि आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। बिल्कुल सही बात सर, पूरी कायनात। हाँ। मैंने ये खोज शुरू करी पर्सनल कैपेसिटी में कि मुझे ये डेटा कहाँ से मिल सकता है, जो कि लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र का जो अरावली का है, जहाँ से हमें अलाइनमेंट अपनी डिसाइड करनी है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है हैदराबाद में। तो मैंने वहाँ के काफ़ी सीनियर मोस्ट ऑफिसर को टेलीफोन पे पहले बात की, अपना परिचय दिया, अपना उद्देश्य बताया, और मैंने कहा कि सर मुझे एक्यूरेट डेटा इस क्षेत्र का चाहिए। तो हमारी एक्यूरेसी जो थी वो लगभग 50 सेंटीमीटर की हम चाहते थे। उस समय वो डेटा रेडीमेड उनके पास 50 सेंटीमीटर एक्यूरेसी का नहीं था। कितना होता था सर? 2 मीटर की एक्यूरेसी का तो उन्होंने कहा था कि मिल जाएगा, बट 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर में सर। बट देश का प्रोजेक्ट था, देश की संस्था है। मैंने उनसे बहुत मार्मिक अपील की और उन्होंने
बहुत सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं। उन्होंने मेरे लिए सैटेलाइट स्पेशल उड़वाए, जैसे स्पेस में होते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, दुनिया के भी सैटेलाइट्स उड़ते रहते हैं, तो कैसे अरेंज किया उन्होंने, बट उन्होंने एक बार उसको जब उड़ाया, समहाउ वो फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, डेटा नहीं आया, वो एफर्ट फेल हो गया। मैंने भी फिर रिक्वेस्ट करी कि सर नहीं हुआ, उन्होंने फिर कोशिश करी, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं मिला डेटा। आप ये देखिए कि यदि आप उनको देश से जोड़ दें, मेरे कहे बिना उन्होंने अपने प्रयास करके तीसरे अटेम्प्ट में डेटा आया, और वो डेटा यदि ना होता तो हम इस अलाइनमेंट को प्रॉपर डिजाइन नहीं कर सकते थे। अरावली के एरिया का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन ही नहीं पाता, मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती, हम प्लान ही नहीं कर पाते। उस डेटा से फिर हमने 3D मॉडल बनाया, और ये आ गया 50 सेंटीमीटर हाँ, बिल्कुल आ गया। हाँ, तीसरे अटेम्प्ट में जी। हाँ, उससे हमने 3D मॉडल बनाया, हाँ, और 3D मॉडल बना करके, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको स्क्रीन पर बैठ करके एक गॉगल लगाना पड़ता है, जो आजकल आप 3D मूवीज में देखते हो, तो आपको वो 3D में दिखने लगता है। आजकल तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। उसके बेसिस पर फिर हमारे कंसल्टेंट्स ने पिन पॉइंट बिल्कुल अलाइनमेंट को डिजाइन किया, ग्राउंड पे ले जाके हमने मार्क किया। ये मैंने आपसे शेयर इसलिए किया है कि ये वो मोमेंट है कि मैं शिद्दत से चाहता था, ठीक बात, परंतु मुझे भी नहीं पता था कि होगा कैसे। यकीन नहीं था। यकीन नहीं था। हाँ, अपने अंदर यकीन था, अपनी मेहनत में यकीन था, मुझे इस बात में भी यकीन था कि मैं चूंकि शिद्दत से चाह रहा हूं तो पूरी कायनात मेरी मदद करेगी, और वो मैंने देखा, करेक्ट, और मदद हुई। लेकिन जब वो चीज अलाइनमेंट बनी, कई ऑप्शन बनाए, अब अरावली को आप टच नहीं कर सकते। अरावली एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, आपको अरावली में कट करके निकलना है तो इसकी अप्रूवल लानी पड़ेगी, और कोई हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं कर पाया है, मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। तो इसके लिए सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी लोधी रोड में एक संस्था है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करती है, भारत सरकार की सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी है। उनके सीनियर मोस्ट अधिकारी के पास में 3-4 बार गया, अपना मैंने अलाइनमेंट बताया। हाँ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत सीनियर ऑफिसर थे, बहुत सम्मान के साथ मैंने पेश किया, और मुझे पता था कि यही एक रास्ता है टनल बना के निकलने का, उसी में सबसे कम नुकसान होगा अरावली को, अदरवाइज तो जो और रास्ते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और सब मैंने बताया ना, कायनात मेरी मदद कर रही थी, तो हमें सफलता मिली उनको कन्विंस करने में, एंड देश के लिए उन्होंने हमें अप्रूवल दी। और आपको जानकर खुशी होगी, आज वो टनल दुनिया की पहली टनल है जिसमें डबल स्टैक कंटेनर की 2 गाड़ियां पैरेलल चल सकती हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसा फ्रेट के मामले में काम हुआ ही नहीं है, ऐसी टनल नहीं है। ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है। हाँ, और उस टनल के पीछे से, चूंकि मैंने बताया था कि 75 मीटर का वर्टिकल डिफरेंस है बिटवीन मेवात एंड सोहना, तो उसके पीछे से हम कटिंग में आ रहे हैं। 30 मीटर गहरी कटिंग है, उसके बाद टनल है, और टनल के जैसे ही बाहर निकलेंगे आप तो 30 मीटर ऊंचे वायाडक्ट जैसे मेट्रो चलती है, करेक्ट, जमीन हाँ, से ऊपर, हाँ, तो हमारी ट्रेन टनल से निकलने के बाद 30 मीटर जमीन से ऊपर होगी। इंजीनियरिंग मार्वल है, देख करके भी रोमांचित आप महसूस करेंगे। गाड़ियां चल रही हैं इस समय, रोज 20 से 25 गाड़ी जो है वो दादरी से रेवाड़ी की तरफ जाती हैं। डबल लाइन ट्रैक है, इसको एल&टी ने बनाया है, सोचित एल&टी ने। प्रोजेक्ट बिल्कुल कमीशन हो चुका है ये वाला। ये एक मेरी ज़बरदस्त चैलेंज एज वेल एज बड़ी जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट है। बहुत अच्छी ये मेरी मेमोरी रही। एक और मैं आपके सम्मुख ऐसा ही वाकया प्रस्तुत करूंगा। हमारी यही रेवाड़ी दादरी की अलाइनमेंट जो है, यमुना नदी पर ब्रिज बना करके जब नोएडा में एंटर करती है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर ब्रिज बना करके हमको जाना था। ठीक, वो ब्रिज हम बना रहे थे, प्लान कर लिया। जमीन से लगभग 10 मीटर ऊंचाई पर हमारा ब्रिज है, अलाइनमेंट आ रहा था। मतलब हमारी जो पटरी थी वो लगभग जमीन से 10 मीटर ऊपर थी।
उधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो लाइन बन रही है वो भी लगभग 10 मीटर पे थी। तो हम हेड ऑन बिल्कुल परपेंडिकुलरली टकरा रहे थे। अब ना उससे मेट्रो बन सकती थी और ना हमारा ट्रैक बन सकता था। और हमारा ट्रैक भारी भरकम ट्रैक है, हम अपने ट्रैक को बहुत ऊपर नीचे कर नहीं सकते। ये तकलीफ है। ये तकलीफ है। हाँ। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें? हाँ। शिद्दत से चाहा आगे कि अब इसका कोई हल निकलना चाहिए। हाँ। मैं नाम लूंगा बड़े सम्मान के साथ। उस समय नोएडा के चेयरमैन थे मिस्टर रमारमन। मैं सीधा उनके पास गया, उनको अपनी परेशानी बताई। अब चूंकि उसको डीएमआरसी बना रहा था, तो मैंने फिर रमारमन साहब से कहा कि साहब ऐसा है, यदि आप मेरे नीचे से निकल जाएं तो आपके बहुत पैसे कम लगेंगे। अच्छा, उनको फायदा फाइनेंशियल दिखा दिया आपने? फाइनेंशियल फायदा दिया, थोड़ा होमवर्क करके गया था। जब उनको फाइनेंशियल फायदा दिखाया कि सर स्टेट गवर्नमेंट का फायदा होगा, कम पैसे लगेंगे, तो उनकी रुचि बढ़ी। उन्होंने थोड़ा सा मेरे टेक्निकल प्रपोजल को समझा। अब परेशानी ये आई कि भाई यदि हम ऐसा करते हैं तो उनको अपना अलाइनमेंट भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए डीएमआरसी रेडी होना चाहिए। तो मेरे प्रपोजल को, टेक्निकल प्रपोजल को कई बार जब उन्होंने समझा, तो फिर अब उन्होंने कहा कि भाई मेट्रो के ऑफिसर्स से भी तो अनुमति चाहिएगी इसमें, क्योंकि अलाइनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, जबकि वो सारे अपने प्लान वगैरह सब फाइनल कर चुके थे। लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम मेट्रो के ऑफिसर्स के पास में कई बार गया, उनको समझाया। चीज़ मैंने ये अपने जीवन में पाई है कि जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। ठीक बात है। और अपने आप को उसकी पोजीशन में बैठ कर के सोचो कि उसको, जो मैं चाह रहा हूँ, उसको कष्ट क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात। और हल क्या है जिससे कि आपकी भी विन सिचुएशन हो और आपका भी काम हो जाए। विन विन पे ही काम हो सकता है। विन विन पे ही काम हो सकता है। ठीक बात। तो इस सोच के साथ होमवर्क करके मैं जाता था। डीएमआरसी के ऑफिसर्स को भी समझाया कि सर आपके भी पैसे कम लगेंगे, देश के पैसे कम लगेंगे, और दोनों प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएंगे। अगेन यहाँ मुझे लगता था, विश्वास तो था, बट बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि किसी का अलाइनमेंट चेंज कराना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रभु की कृपा रही, लोगों का शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिला। डीएमआरसी ने अपना अलाइनमेंट हमारे अलाइनमेंट के लिए थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज भी इस तरह से किया कि जैसे वो पहले आ रहे थे, टर्न किया, नीचे उतरते गए, मेरे नीचे से गए, फिर वापस चढ़ते गए और वापस अपने ओरिजिनल अलाइनमेंट पे आ गए। डीएमआरसी की लाइन बन गई, हमारी लाइन बन गई, दोनों पे गाड़ियां चल रही हैं। और यदि मैं सही याद रखे हुए हूं तो लगभग 200 करोड़ रुपए कम लगे। 200 करोड़ रुपए कम लगे? यस, शायद, मतलब जो मुझे, जितना भी मुझे अब याद है, जो फिगर की बात उस समय होती थी, तो इससे सबका ही विन विन सिचुएशन, देश का फायदा हुआ, दोनों प्रोजेक्ट कमीशन हो गए, पैसे कम लगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक ऐसा मौका मेरे जीवन में आया जिससे सीखने को बहुत कुछ मिला। और हमेशा जो मैं कहता हूं कि यदि हम सम्मान के साथ अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएं और क्लैरिटी हो हमें, तो ये ब्यूरोक्रेसी बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकालती है। बहुत जल्दी काम करने के लिए तैयार बैठा है। हमारी नियत और दिशा सही होनी चाहिए, और सम्मान हमें सबका करते चलें। बिल्कुल। तो सफलता निश्चित है, कोई डाउट नहीं है उसमें। एग्जाम्पल है सर, आप जीता जागता एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी, मैं अकेला अपने लिए नहीं कहूँगा, मेरी टीम, ऑर्गेनाइजेशन आपका जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ही ये सहयोग रहा जी। हमारा एक 40 एकड़ की जमीन हमें नोएडा में चाहिए थी। वहाँ हमारा कमांड सेंटर, कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्स, और हमारी अलाइनमेंट पास हो रही है रेवाड़ी दादरी की। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास मीटिंग हो रही थी लखनऊ में। वो जमीन का मिलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता था। अब नोएडा की प्राइम लैंड है, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब ये चूँकि जायका फंडेड प्रोजेक्ट है, ज़मीन मेरी अपनी होगी, मेरे नाम पे होगी, तभी हम इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से बना पाएंगे। तो नोएडा आपको यदि
ध्यान हो, ये लीज होल्ड जमीन है यहाँ पे सारी अभी तक। ब्यूरोक्रेसी ने चीज को समझा तो मुस्कुरा के चीफ सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि भाई ये फ्री होल्ड जमीन देने की तो पावर मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने भी बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़कर उनसे कहा कि साहब, ब्यूरोक्रेसी में कोई ना कोई हर किसी का बॉस होता है। तो सर आपके पास नहीं है तो आपके बॉस के पास होगी। तो वो बहुत मुस्कुराए और अगेन प्रभु का ऐसा हमें आशीर्वाद मिला कि 10 दिन के अंदर 40 एकड़ की जमीन फ्री होल्ड बेसिस पर भारतीय रेलवे को मिली। आज उसमें हमारा ट्रैक बन गया, कॉरपोरेट ऑफिस की बिल्डिंग रेडी है, इंटीरियर का काम उसका चल रहा है और कुछ स्ट्रक्चर्स उसके अंदर आने हैं। हमने एक देश का सबसे पहले हैवी हॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। अच्छा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया आप लोगों ने? इंस्टीट्यूट कमीशन हो गया है, ट्रेनिंग हम उसमें दे रहे हैं, हैवी हॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने लोगों को। और फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर पैसा पब्लिक का ही आपका है, पैसा पब्लिक का ही इधर है, तो सर इसको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे यदि ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाए तो हमें वो ज़मीन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर ही क्या भारतीय रेलवे को ट्रांसफ़र हुई। और 40 एकड़ का वो पैच बहुत बढ़िया पैच है जिसमें कि हम इस समय ऑपरेशनल है और ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेन उसमें से जा रही हैं और अब उसके बराबर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है, प्राइवेट डेवलपमेंट जो आ रहा है और नोएडा अथॉरिटी भी अपने डेवलपमेंट कर रही है। ये एक और बहुत अच्छा ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ब्यूरोक्रेसी से लड़े नहीं लड़े ना, लड़ना नहीं कहूँगा मैं, सहयोग, ब्यूरोक्रेसी से तो मुझे ज़बरदस्त सहयोग मिला। कोलैबोरेशन। हरियाणा में चले जाओ आप, राजस्थान में उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ चले जाओ, यूपी में चले जाओ, क्रक्स वही है कि आप चाहते क्या हैं और विन विन सिचुएशन होना चाहिए। क्या बात है सर। सॉल्यूशन आपके पास 2-3 ऑप्शन होने चाहिए, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप उन्हें ये कन्विंस कर सके कि ये देश के हित के लिए क्या चाहिए, तो मदद मिलेगी आपको। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉडकास्ट नहीं है, जीवन के लिए आपको इतना बड़ा ज्ञान मिल गया है कि अगर किसी से कुछ करवाना है तो उसका फ़ायदा, अपना फ़ायदा, विन विन दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी। क्या बात है सर। जी सर। जी राजन जी, बहुत ही अद्भुत काम हो रहा है जी, बहुत ही सुनने में अविश्वसनीय काम हो रहा है। जो एक नंबर वाला, जो नंबर्स जो आप बता रहे थे सर, एक बार अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए बता दें सारे नंबर्स को कॉन्क्रीट करके, तो मज़ा आ जाएगा सर। जी राजन जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है, डबल स्टैक कंटेनर के लिए, डबल लाइन का, हाई राइज OHE के साथ। ये लगभग 567 किलोमीटर तो राजस्थान से गुजरता है, 565 किलोमीटर गुजरात से गुजरता है, लगभग 20 किलोमीटर जो है ये यूपी से है, 180 किलोमीटर के आसपास हरियाणा से और 180 किलोमीटर ही ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। तो इसकी वजह से इन स्टेट्स का भी बहुत चहुमुखी विकास होगा, औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इस 1506 किलोमीटर के साथ साथ जो फ्रेट जनरेटिंग पॉइंट हैं, मान ली इंडस्ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पर या तो फ्रेट को एग्रीगेट होता हो या जनरेट होता हो, वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ईस्टर्न कॉरिडोर में, जो कि हमने बताया आपको 1337 तो हम बना ही रहे हैं और 538 फ्यूचर में आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी यूपी से गुजरती है, लगभग 1100 किलोमीटर की। लगभग 200 किलोमीटर जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ेगी, 90 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है पंजाब में पड़ती है, और यूपी से मैंने बता दिया 1110 किलोमीटर है। और ये लगभग 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, बड़ा मेगा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। और नई सोच और नई तकनीक जो हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने में की है, चाहे वो सिग्नलिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जो नई नई मशीनें हमने यूज़ की हैं, चूँकि भारत में सबसे पहली बार हमने मशीन से ट्रैक ले करने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। और आपको जान के राजन जी बड़ी खुशी होगी कि पर डे मिनिमम 1 किलोमीटर ट्रैक हमने मशीन से ले किया है, जिसमें कि रेल और स्लीपर एक साथ आते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत गजब की आती है।
जितनी भी इलेक्ट्रिकल के मास्क लगते हैं, जितनी वायरिंग होती है, वो सब मशीन से कर रहे हैं। जो पहले कभी मैनुअल या कुछ सीढ़ियाँ लगा करके होती थी, वो अब सब मशीन से हो रहा है। फाउंडेशन जो बनाते हैं पोल की, जो इलेक्ट्रिक पोल लगते हैं, वो सब मशीनों से हो रही हैं। तो ये सब हमको इसमें करने का मौका मिला है। और 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77% हम कमीशन कर चुके हैं। 200 गाड़ियां, लगभग 200 या 200 से ज़्यादा अब पर डे गाड़ियां चल रही हैं। इसकी वजह से 25 से 30% तो ट्रैफिक इंडियन रेलवे का इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जैसे ही रास्ते वहाँ खाली हुए तो वहाँ अब और एडिशनल ट्रेन चल पा रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ाने का काम चल रहा है। जैसा मैंने बताया, दोनों जो हमारे दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता रूट हैं, उस पर 160 किलोमीटर की स्पीड करने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होंगी, ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, ये हो रहा है। और कंटेनर की चूँकि आवागमन सुगम हो गया है, तेज हो गया है, तो मैं एक वाकया आपको बताऊं कि जो गुजरात का जो पोर्ट है, जो उसको ऑपरेट करते हैं, वो एक अंग्रेज हैं, मैं उनका नाम तो इस समय नहीं याद कर पा रहा हूं। वो इतने खुश हैं और अपने आप, हम तो उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बट वो अपने आप ही यूरोप में जाकर के वो अपनी मार्केटिंग, अपनी पोर्ट की मार्केटिंग करते हैं कि डीएफसी के आने से हमको फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है। और वो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, जो भी दुनिया के देश हैं, कि जो अपने वो शिप भेजें तो वो जो है उनके पोर्ट पर भेजें, चूँकि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। और जैसा मैंने बताया था कि एक 1500 मीटर लंबी जो ट्रेन है, उसमें एक मीडियम साइज़ के शिप में जितने कंटेनर होते हैं उतने चलते हैं। और 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन चलने की जो हम ये ला रहे हैं, और जो हम जिसका मेजर पोर्शन तो हम कमीशन भी कर चुके हैं। तो आप जरा नंबर सोच के देखिए कि 120 ट्रेन पर डे पर डायरेक्शन, और एक मीडियम साइज के शिप जितने कंटेनर एक ट्रेन में लोडेड हो, तो कितनी ट्रांसपोर्टेशन की सीमलेस पाइपलाइन आपके पास अवेलेबल है। उससे क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिनेरियो होगा, क्या इकोनॉमी में जंप पाएगा, कितने रोजगार सृजन होंगे, और कितनी देश की खुशहाली बढ़ेगी। आप, ये कोई सपने नहीं है, ये आपके सामने हुआ है, हो रहा है। और इससे बेटर और करने के लिए सरकार ने हमें एक काम दिया कि भाई फ्यूचर में 3 नए कॉरिडोर्स को उन्होंने प्लान किया। जैसे एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो कि खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि विजयवाड़ा से इटारसी तक है। और तीसरा 2 पार्ट में है, दनकुनी से लेके पालघर, जो वेस्टर्न सेक्टर में लगभग 2100 किलोमीटर का है। और एक और 200 किलोमीटर का है राजखरेश्वर से अंडाल तक। तो ये सारे जो नए कॉरिडोर हैं, इनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम हमको दिया सरकार ने। और हमने इसमें जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है खड़गपुर से विजयवाड़ा का, उसकी तो हमने रिपोर्ट जमा कर दी है। रिमेनिंग 2 कॉरिडोर की इंटरिम रिपोर्ट हमने जमा कर दी है। फाइनल रिपोर्ट हम इसी साल, इसी कैलेंडर ईयर में जमा कर देंगे। उसके बाद, चूँकि आप जैसा जानते हैं कि देश में नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, नई नई सड़कें और एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, तो इंटरमोडल जो ट्रांसपोर्ट है कि सबको इंटीग्रेट करके सरकार जो भी इसमें मंथन करेगी, मंथन करके जो भी कॉरिडोर उनको ऐसा लगेगा कि जो देश के हित में है, देश की पब्लिक के हित में है, देश की इकोनॉमी के हित में है, रोजगार सृजन करने के हित में है, तो सरकार उसका फिर पॉजिटिव फैसला लेगी। और तब आने वाले समय में हमें नए कॉरिडोर, हो सकता है हमें इसमें से कुछ सैंक्शन हो और हमें मिले, देश को मिले। सर हाथ मिलाइए आप। Thank क्या you very बोलते हैं much. सर? Thank you. क्या बोलते हैं सर? मज़ा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया सर। शुक्रिया। हिंदुस्तान की जनता, जो आज आपने सुना, क्या आपको विश्वास हुआ? अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि देश में अब अविश्वसनीय काम हो रहा है। सर मैं आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, सरकार का, ऐसी सोच रखने वाले लोगों का, उन लोगों का, उन इंस्टीट्यूशंस का जिन्होंने आपकी मदद की, उस ब्यूरोक्रेसी का, जस्टिस सिस्टम का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो आप कर रहे हैं सर, अगर आज ये सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया है सर, ये शायद देश को बदल के रख देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राजन जी, मैं आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रभु ने ये मौका दिया
मुझे मेरी सरकार ने ये मौका दिया, आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं इस पद पर अपने देश के लिए आप सबके साथ मिलकर, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, सब जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिलकर देश के लिए हम सब मिलकर के कुछ कर पाएँ और भारत माँ को हम खुश कर पाएँ, आवाम को खुश कर पाएँ और अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने में हम अपनी आहुति डालें। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी परेशानी हो, यदि आपकी सोच अच्छी है, सम्मान आप देना जानते हैं, तो जीत अवश्य होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जेके सुपर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन एपिसोड्स को देखने के लिए। कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स ज़रूर देखिएगा जेके सीमेंट इंडिया के पेज पर जाके। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कोई कॉन्टैक्ट है कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।